हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कॉपीराइट। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि सर कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट किन किन चीज़ों का होता है, कॉपीराइट कैसे करवाया जाता है, जो पर्सन अपनी चीज़ों का कॉपीराइट करवा लेता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा कॉपीराइट करवाने के क्या क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, और कॉपीराइट ना कराने से जो लोग कॉपीराइट अपनी चीज़ों का नहीं कराते तो उस केस में उन्हें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं लोगों ने मुझसे पुटअप किए। उसके बाद मुझे ये लगा कि इस टॉपिक के बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो भी पर्सन जिसे इसकी ज़रूरत है, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीराइट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर इंडियन लॉ टू द क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर्स सच एज लिटरेसी वर्क इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल्स, कंप्यूटर डाटाबेस, ड्रामेटिक वर्क, ठीक है, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड ओरिजिनल ड्रामा। मीन्स कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है जिसने काफ़ी मेहनत से कोई बुक लिखी है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, उस बुक को लिखने में उसे 1.5-2 साल या 3 साल लग गए। अब वो ये चाहता है कि एक अच्छा, मतलब एक तरह से उसने कंटेंट तैयार किया है, अच्छा टॉपिक तैयार किया है, और वो ये चाहता है कि इस जो कंटेंट को, इस बुक का जितना भी जो अंदर जो कंटेंट है उसे कोई भी उसकी कॉपी ना कर सके, उसकी कोई डुप्लीकेसी ना कर सके। तो क्या इंडिया में कोई ऐसा कानून है दूसरे को रोकने के लिए कि अगर कोई बुक का कंटेंट अगर चोरी करता है तो क्या उससे रोका जा सकता है या उसके ऊपर कोई फाइन चार्ज किया जा सकता है? तो है क्या कि अगर वो पर्सन अपनी चीज़ों का कॉपीराइट करवाता है, मतलब उसमें क्या है कि अगर वो अपनी बुक का जो कंटेंट है और अगर उसे कॉपीराइट करा लेता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी पर्सन क्या कहते हैं उसके बुक के कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, अगर कोई भी पर्सन उसकी मर्ज़ी के बगैर, मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर क्या कहते हैं उसके बुक के कंटेंट को अगर क्या कहते हैं डुप्लीकेसी करता है, चोरी करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, तो उस केस में वो रिलेटेड पर्सन जिसने कॉपी करा है, जो कॉपीराइट ओनर है, वो रिलेटेड पर्सन के अगेंस्ट क्या कर सकता है कि एक तरह से केस फाइल कर सकता, उससे कंपनसेशन चार्ज कर सकता, सिविल या क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है। तो ये हो गई कॉपीराइट की बात। इसका एक एग्जाम्पल मैं और बता दूँ कि कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी बागबान, ठीक है, तो उसमें मिस्टर मल्होत्रा का एक कैरेक्टर था जिसे मिस्टर अमिताभ बच्चन ने निभाया था। तो उसमें क्या था कि मिस्टर मल्होत्रा अपनी आत्मकथा या बायोग्राफी लिखते हैं, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं कि वो एक काफ़ी सारे पेज लिख के एक बुक तैयार करते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि उनका जो बुक का कंटेंट है, जो बुक है, वो आपका जो पेज हैं वो एक कैफ़े में छूट जाते हैं और वहाँ पर उनका कोई जानने वाला लड़का, ठीक है, उस बुक को लेके अपने फादर जो पब्लिकेशन हाउस के ओनर हैं उनके पास लेके जाता है, और उसके बाद वो पर्सन क्या करता, उस बुक को ब्रिंग करवा के और उसे सेल करवाता है, और उसके बाद एक 10 लाख रुपए का चेक मिस्टर मल्होत्रा के हाथ में ला कर देता है कि सर ये लीजिए, ये आपकी अमानत। तो मिस्टर मल्होत्रा ये कहते हैं कि सर आप इतना बड़ा अमाउंट का चेक आप मुझे क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं सर ये जो पैसे हैं, ये जो फंड है, ये आपका है, आपकी मेहनत का है, आपने जो बागबान करके एक बुक लिखी थी उसका हमने कॉपीराइट आपके नाम से करवा के उस बुक को पब्लिश करवाया है, और इसमें जो कॉपियाँ बिकी हैं उसमें से ये आपका हिस्सा है। अब वो हिस्सा क्या वर्ड कहलाता है? हिस्सा का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी जो बुक का कंटेंट अगर किसी भी चीज़ को कॉपीराइट कराता है, तो अगर कोई भी पब्लिकेशन हाउस वाला उस चीज़ को क्या करता है कि अगर प्रिंट करता है
और उससे कमाई करता है तो उसकी सर्टेन परसेंटेज वो कॉपीराइट ओनर जिसने वो बुक लिखी है ये बुक राइटर को वो उसकी सर्टेन परसेंटेज देता है, जैसा दोनों के बीच डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। अब इसके आगे जैसे चलते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या केवल बुक का कॉपीराइट होता है? तो बुक के अलावा बहुत सारी चीज़ों का कॉपीराइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि जैसे मूवीज़ बनती हैं तो कुछ मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती हैं, तो जितने भी लोग हैं वो अपनी मूवी की एक एक चीज़ का, चाहे उसका स्क्रिप्ट हो, ठीक है, उसके जो लिरिक्स हों, जो गाने के जो लिरिक्स हैं, इसके अलावा जो लोग गाना गाते हैं, जैसे अब मान लेते हैं कि कुछ मूवीज़ या काफ़ी मूवीज़ में लता मंगेशकर जी ने जो भी गाने गाए हुए हैं तो उन्होंने अपने जितने भी गाने हैं वो मोस्टली उनके नाम पे सारे के सारे गाने कॉपीराइट होंगे, तो कॉपीराइट अपने लॉयर के थ्रू करवा रखे होंगे। ठीक है, तो है क्या कि अब जब भी वो गानों की सीडी बिकेगी, ठीक है, लता मंगेशकर जी के गानों की सीडी बिकेगी तो उसकी जो सर्टेन परसेंटेज जो लता मंगेशकर जी और जो भी एक तरह से वो सीडी प्रिंट करवा रहा है और सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो उनकी सर्टेन परसेंटेज उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, जैसा उन दोनों के बीच डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से अब बात करते हैं जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह जी जो है एक तरह से जा चुके हैं दुनिया से, लेकिन फिर भी क्या है कि उनकी बहुत सारी गज़लें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि उनकी जो भी रॉयल्टी है, मतलब जो भी उनके यहाँ उनकी सीडी बिक रही है या जो भी जहाँ जहाँ शो हो रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ पर उनके जो एक तरह से गानों को या उनके गाए हुए गानों को या उनके जो कविताएं हैं, ठीक है, तो उनको अगर पढ़ा जा रहा है तो उस केस में उससे जो भी कमाई एक तरह से वो शो करता है उसकी सर्टेन परसेंटेज क्या है जगजीत सिंह जी के अकाउंट में, उनके बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये सारी बातें आ जाती। इसके अलावा मूवीज़ के जो एक एक डायलॉग, जैसे एक शोले पिक्चर आई थी, आज भी हम लोगों को पसंद है, तो शोले के एक एक कैरेक्टर एक एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग था कि एक तरह से क्या कहते हैं कि कितने आदमी थे या समथिंग, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइटेड होती हैं। ठीक है, और अगर इनका कोई बंदा बिना पूछे मिसयूज़ करता है तो उस केस में उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा आपको बताएं जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या और जो चीज़ें आती हैं, जो शो, जैसे कपिल शर्मा शो, ठीक है, कपिल शर्मा शो पहले कलर चैनल पर आता था, उसके बाद कुछ कलर के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कपिल शर्मा का, तो उसका शो आज की डेट में सोनी टीवी पर आता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कपिल शर्मा शो आता था तो उसमें एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, गुत्थी, ठीक है, या दादी। तो हुआ क्या कि उसमें सोनी टीवी ने वो उन जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उसने कॉपीराइट करवा रखी थी। ठीक है, अब क्या है कि जब वो कलर टीवी ने करवा रखी थी, जब कलर टीवी से सोनी में जब शो आना स्टार्ट हुआ तो कलर ने अपने किसी भी डायलॉग का यूज़ करने से एक तरह सोनी टीवी को या कपिल शर्मा को मना कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ पर गुत्थी कैरेक्टर चेंज कर दिया गया था, ठीक है, और दादी की जगह नानी कर दिया गया था। तो ये होती है कॉपीराइट की पावर। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जिसके पास कॉपीराइट है, ठीक है, अगर वो कहता है कि ठीक है सर मैं इसका राइट आपको देता हूँ और आप इसको यूज़ करो, ठीक है, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके बदले में जो भी पर्सन यूज़ करता है, जो यूज़र है, वो उसका पेमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो और आगे देखते तो कॉपीराइट रिफर्ड ए बंडल ऑफ एक्सक्लूसिव राइट वेस्टेड in the owner of copyright by virtue of section 14 of the act. These rights can be exercised only by the owner of copyright or by any other person who is duly licensed in this regard by the owner of copyright. These rights include the right of adoption, right of production, right of republication, ठीक है, right of publications and right to make translation and communication to public etc. कहने का मतलब ये है कि जो सब कुछ जो डिसीजन डिपेंड है वो एक तरह से जो ओनर है, जो कॉपीराइट ओनर है, उसके ऊपर डिपेंड है। वो सीधी सी बात है, किसी भी पर्सन को उस चीज़ का एक तरह से राइट दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है कि वो उस चीज़ को क्या कहते हैं कि उस बुक को छाप सकता है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन कर सकता है, या जैसा भी दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग आती है वो जैसा रिटर्न में देता है उस तरह से वो उसका यूज़ कर सकता है, जैसा कॉपीराइट ओनर
बोलेगा और उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन या एग्रीमेंट का जो है यूज़र को उसका क्या कहते हैं उन सारी शर्तों को मानते हुए उनका प्रयोग करेगा जो यूज़र है। ठीक है सर, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी इसमें जैसे मैंने बात करी कि आपका जो भी कॉपीराइट उन्हीं चीज़ों का होता है जो एक्चुअल में क्या है कि जो ओनर है वो एक्चुअल ओनर होना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो इसमें अगर उसने कोई भी उसका लिटरेसी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, कोई ड्रामेटिक वर्क है, तो सीधी सी बात है वो उसका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए, उसे प्रूव करना पड़ेगा। मतलब कई बार क्या होता है कि आदमी कुछ सॉन्ग बनाए या कुछ बुक लिखी या कुछ भी लिखा, तो कई बार वो क्या करता है कि दूसरे की कॉपी करके कुछ लैंग्वेज अपनी डाली और काफ़ी कुछ दूसरे की मिक्स करके ऐसे करके कर दिया। तो सबसे पहली बात तो अगर कॉपीराइट कराने वो जाता है कॉपीराइट ऑफिस में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑफिस में अगर जाता है तो उस केस में उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये वर्क है उसका खुद का है, वो कहीं से भी एक तरह से कॉपी नहीं किया हुआ। अगर वो कॉपी किया होगा तो उसका कॉपीराइट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो अब इसमें बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर कॉपीराइट मतलब कैसे कराया जाता है। तो इसका सीधा सा सिस्टम है कि सबसे पहली बात तो आपने जो भी बुक लिखी है या कोई भी चीज़, कोई आपने क्या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है या कोई सॉन्ग बनाया है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें आपको अगर बुक की हम बात करें तो उस केस में क्या होता है कि जो कॉपीराइट होता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली जो साइट है ipindia.gov.in वाली साइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपना जो कॉपीराइट वर्क है उसे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फाइल प्रोसीड कर सकते हैं, अपना फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं। उसकी एक जेन्युइन फीस होती है जो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। बशर्ते होता यह है कि ऑनलाइन सिस्टम में फाइल करने के लिए आपकी जो बुक का कंटेंट है वो 5 MB से कम होना चाहिए। अगर 5 MB से ज़्यादा की फाइल है तो उस केस में वो क्या कहते हैं, पोर्टल जो है गवर्नमेंट का पोर्टल, जो IP इंडिया का पोर्टल या कॉपीराइट का पोर्टल, उस जो आपका वर्क को जो है वो एक तरह से सॉफ्ट कॉपी में नहीं लेगा, बल्कि उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि जो कॉपीराइट ऑफिस है वहाँ पर जाकर उसकी जो हार्ड कॉपी है, 2 कॉपियाँ मतलब 2 सेट आपको क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो इस तरह का सिस्टम जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप वो सेट आप सबमिट करते हैं, उसको सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट अपने पास ले लेता है, उसको चीज़ें चेक करता है। उस सारी प्रोसेस में रजिस्टर्ड होने में, सारी चीज़ें ओके करने में क्या कहते हैं, करीबन 1 से 1.5 साल कम से कम लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कहीं उसमें ये सब चीज़ें देखने में कहीं कुछ क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को चेक करने में ये टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि आपने क्या किया कि आपने वहाँ पर अपना क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी सबमिट करी या फॉर्म सबमिट किया और उसके या आपने अगर ऑफलाइन मोड में किया, अगर हार्ड कॉपी सबमिट करी, आपने सोचा कि फ़ीस तो मैंने दे दी है, अब लाओ जी ऐसा है कि हाथ के हाथ मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो या लाइसेंस दे दो, तो ऐसा नहीं होता। 10-15 दिन या 1 महीने की प्रोसेस नहीं है, 2 महीने की प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है इन सारी प्रोसेस में। ठीक है, बस आपको ये बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो वर्क है कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये जो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर इसका जैसे अब मान लेते हैं कि कॉपीराइट कितने सालों तक वो राइट रहता है। ठीक है, कॉपीराइट कितने सालों तक रहता है, तो होता ये है कि अगर कोई भी पर्सन अपना किसी भी कॉन्सेप्ट का, अपनी बुक, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम या अपना कोई भी मूवीज़ की जो क्या कहते हैं आपका स्क्रिप्ट है या लिरिक्स है या कुछ किसी भी चीज़ का कॉपीराइट करवाता है, तो वो क्या कहते हैं, जब तक वो पर्सन जो कॉपीराइट ओनर है, जो उसका एक्चुअल ओनर है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसका राइट उस पर बना रहता है। और अगर कोई भी पर्सन उसकी चीज़ों को यूज़ करता है तो उसके बदले में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी पेड करनी पड़ेगी। इसके अलावा किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर अगर जो कॉपीराइट ओनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसके डेथ के बाद वो राइट उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो तो अब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके अगले 60 सालों तक उसके जो बच्चे और बच्चों के बच्चों को वो राइट
ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी रॉयल्टी वो ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जगजीत सिंह जी या किशोर दा, ठीक है, किशोर कुमार बहुत फेमस सिंगर रहे, अपने टाइम के एक्टर भी रहे। तो आपको बता दें कि इन लोगों के जो जैसे जगजीत सिंह जी की गज़लें बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में सुनी जाती रही हैं और अभी भी लोग सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और किशोर कुमार के गाने भी बहुत फेमस हैं। तो है क्या, जिस डेट में इनकी डेथ हुई उसके अगले 60 सालों तक उसका जो रॉयल्टी है वो एक तरह से उनके बच्चों या उनके फैमिली वालों को मिलती रहेगी। तो ये सारा एक फैक्टर जाता है कि मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उसको पूरी होल लाइफ उसका राइट कोई छीन नहीं सकता। और इसके अलावा उसके जाने के बाद क्या कहते हैं, उसके जो बच्चे और बच्चों के बच्चों को उसकी रॉयल्टी मिलती है, लेकिन वो 60 साल तक वो रहता है वो राइट, और 60 साल के बाद वो राइट फ्री हो जाता है। अब किसी ने ये पूछा कि सर क्या कहते हैं कि क्या केवल जैसे कॉपीराइट कराया तो उसका एक तरह से राइट केवल प्रोटेक्शन का जो है वो सिस्टम केवल इंडिया में रहता है? तो होता यह है कि जैसे सीधा सा सिस्टम है कि अगर किसी पर्सन ने किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीज़ को कॉपीराइट कराया है तो उसका जो राइट है वो नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर उसका राइट जाता है। जितने भी देश हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये केवल जो कॉपीराइट है, जो एक्ट है, टाइम टाइम पर अमेंडमेंट होता रहा है। तो इसमें अगर एक बार, पहली बात तो कॉपीराइट कराना इतना टफ भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें आपकी हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका है। लेकिन एक बार अगर वो रजिस्टर्ड हो गया तो एक तरह से क्या होगा, ज़िंदगी भर एक तरह से सोने का अंडा देने वाली एक तरह से मुर्गी की तरह है कि आपको रेगुलर आपको ये करेगा, कमाई देता रहेगा बिना मेहनत किए हुए। तो ये जो सारी चीज़ें कॉपीराइट के बारे में जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी, जैसे आपने देखा होगा, अपने सॉन्ग कॉपीराइट कराते हैं, अपनी इमेजेस, जैसे आज की डेट में आप देखोगे कि बहुत सारी साइट हैं जो अपनी इमेजेस सेल करती हैं, ठीक है। जैसे आप गूगल इमेज में आप जाओगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्हें ट्रेडमार्क कराना है या कुछ और कराना है तो वो क्या करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता अपना ट्रेडमार्क करने के लिए, अगर उन्हें कोई इमेज उठानी है, अपना लोगो वगैरह यूज करना है तो वो गूगल इमेज से कॉपी करके और अपने लोगों में यूज़ कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि अगर किसी भी कॉपीराइटेड इमेज को आप लोगों के तौर पे आप यूज़ करोगे, ठीक है, जो आपके नाम पे कॉपीराइट नहीं है, उसका ट्रेडमार्क अभी क्या कभी भी ज़िंदगी भर आपको नहीं मिलेगा, आपकी वो चीज़ फंसेगी। जैसे अब क्या हुआ कि एक पर्सन थे, उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क जो डाला था वो एक ट्री फिट के नाम से पहले करवाया किसी से। अब उन्होंने, जो लॉयर था उसने पूछा कि सर इसमें कोई लोगो वगैरह है आपका? तो कहता कि भाई नाम अगर ट्री फिट है तो एक काम कर ले कि एक पेड़ की इमेज ले ले। और जो सामने वाला जो पर्सन, जो लीगल पर्सन था, ठीक है, वो ज़्यादा समझदार था, उसने क्या किया कि वुडलैंड की जो इमेज है वो एक तरह से उठा ली। अब क्या हुआ कि जो वो इमेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं, कॉपीराइटेड होती हैं, तो कुल मिला के वो इमेज जब उसने आगे प्रोसीड करी तो आगे जाके वो ट्रेडमार्क फंस गया, आगे जाके वो रिजेक्ट हो गया। दोबारा फिर वही एप्लीकेशन फिर उस पर्सन ने मेरे थ्रू डलवाई थी ट्री फिट के नाम से, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, हमने वर्ड में डाला और ऐसा कुछ भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया। और आपको बताएं वो नाम रुकना नहीं था, 6 महीने 10 दिन ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में 6 महीने 10 दिन के आसपास टाइम लगता है। और मेरे पास अभी भी मुझे ध्यान है वो सर्टिफिकेट 6 महीने 10 दिन में आ गया था। फिर जो वो पर्सन है उसने पूछा कि सर ये कैसे हुआ, जब पिछली बार यही नाम डाला था तो ये कैंसिल हो गया था और अब की बार ये कैसे एक शॉर्ट पीरियड में इतने कम टाइम में रजिस्टर्ड हो गया? तो वहाँ पर वही बात मैंने कही कि यहाँ पर आपने जो इमेज ली थी या आपके पर्सन ने जो इमेज, लीगल पर्सन ने जो इमेज ली थी, जो भी ट्रेडमार्क फाइल कर रहा था, उसने कॉपीराइटेड इमेज ली थी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं से भी आप कॉपी कर रहे हैं, ख़ास तौर से गूगल वगैरह से, तो आप उसके कॉपीराइट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उस केस में आपके अगेंस्ट एक केस भी फाइल हो सकता है। अब इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा पनिशमेंट की। जैसे किसी ने ये पूछा कि सर अगर मान लेते हैं कि मैं या कोई भी पर्सन मैं कॉपीराइट करा लेता हूँ और दूसरा कोई पर्सन उस कॉपीराइट चीज़ को कॉपी करके यूज़ करता है, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट हमें कोई प्रोटेक्शन देती है? तो ऑब्वियस है, जो कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है आपका 1957 से, और ये अमेंडमेंट अभी भी हुआ है 99 और
टाइम टाइम पे ये चीज़ें अमेंड होती रहती हैं, तो अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपको बताएं, अगर कोई भी पर्सन जो कॉपीराइट की हुई चीज़ अगर जो रजिस्टर्ड है किसी पर्सन के नाम पे लाइसेंस इशू हो रखा है और कोई भी पर्सन उसकी अगर डुप्लीकेसी करता है और ये प्रूफ हो जाता है कि इसने क्या किया, इस राइट का इसकी कॉपी करी है, कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो उस केस में आपको बताएं सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर बनते हैं। ठीक है, किस तरह का आपको बताएं। सबसे पहली बात तो अगर ये साबित हो जाता है कि इस पर्सन ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो जो आदमी पहली बार उल्लंघन कर रहा होता है उसे मिनिमम 50,000 रुपये का फाइन और मिनिमम 6 मंथ की जेल भी उसे हो सकती है। ये बात समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो सेकेंड टाइम अगर फिर से वही गलती दोबारा रिपीट करता है और पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट की नज़र में होती हैं कि इसने कितनी बार ये गलती रिपीट करी, अगर फिर से वही दोबारा गलती रिपीट करता है तो आपको बताएं पेनल्टी भी डबल और सज़ा भी डबल। कैसे आपको बताएं, पहली बात तो सेकंड टाइम अगर वो गलती पकड़ में आती है कि कॉपीराइट का उल्लंघन इसने किसी का कर रखा है, तो उस केस में उसको क्या कहते हैं कि आपका 1 साल का मिनिमम जो पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, और इसके अलावा जो मिनिमम जो कंपनसेशन है वो मिनिमम 1 लाख हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, और पहली बार उसमें उल्लंघन करने पर तो आपको बताइए मैंने 50,000 का कंपनसेशन रहता है। तो किसी भी चीज़ की डुप्लीकेसी करने से पहले किसी भी आदमी को सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। ठीक है, तो कॉपीराइट के बारे में बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन सारी बातें किसी एक वीडियो में ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आगे भी हम इसके बारे में और जो है वीडियोस लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत लोगों को है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट टॉपिक हैं, लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है सर, और फिर भी अगर आपकी कोई डाउट आता है, कोई क्वारी आती है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर फ़ोन करके आप मुझे अपनी क्वारी ले सकते हैं। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 9625122106। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉपीराइट करवाना है, तो हमारी जो कंपनी है वो कॉपीराइट प्रॉपर फॉर्मेट में कराती है। ठीक है सर, थैंक यू।